हेलो एवरीवन एंड यू ऑल आर वेलकम टू आवर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल लॉ स्कूल। तो आज का ये जो सेशन है ये इंग्लिश लैंग्वेज को डेडिकेटेड रहेगा और आज के सेशन में हम बड़ा ही एक इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट है या इम्पॉर्टेंट जिसको बोल सकते हैं स्पेयर है लॉ एग्जाम्स का, दैट इज रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, उसको आज के सेशन में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो इस रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को डिस्कस करने से पहले मैं आप लोगों के साथ कुछ पॉइंट्स डिस्कस करना चाहता हूं जो आपके रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व करने में आपकी काफी मदद करेंगे। तो ऐसा नहीं है कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को आप सॉल्व करना चाह रहे हैं तो आप के लिए कोई एक ऐसा मैं जादुई ट्रिक आपको बताने वाला हूं कि उससे आपके सारे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जो है सॉल्व हो जाएंगे। ऐसा आपने बहुत जगह देखा होगा कि मात्र 5 मिनट में सीख लें रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन या 10 मिनट में सीख लें, तो ऐसा कुछ नहीं है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जो है उसको सबसे पहले समझे कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का मतलब क्या है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को समझने के लिए एक बार इन वर्ड्स का जो मीनिंग है, ये जो दिया गया है आपके पास एक कंपाउंड नाउन, इसका मीनिंग समझे, जिसमें कॉम्प्रिहेंशन का मीनिंग होता है टू कॉम्प्रीहेंड, मतलब किसी चीज को समझना, किसी चीज को समझना। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का मतलब क्या हुआ कि किसी चीज को पढ़ के समझ लेना, दैट इज कॉल्ड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। क्लियर? तो ये आपके एग्जाम में बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि आपके एग्जाम में कुछ आए ना आए रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जरूर आएगा, चाहे वो किसी भी तरह का आपका लॉ एग्जाम है, कहीं किसी भी यूनिवर्सिटी का है, कोई भी एंट्रेंस है, आपका जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है वो आपको देखने को मिलेगा आपके जितने भी लॉ के एग्जाम्स होंगे। क्लियर? तो इसके लिए सबसे पहले आपको करना क्या है, अब लेवल जो है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का आपके एग्जाम्स में थोड़ा सा अच्छा रहता है। अच्छा कहने का मतलब क्या है कि वोकैबुलरी का यूज काफी अच्छा किया जाता है, जिसमें आपके लिए जो मीनिंग है उसको डिकोड करना थोड़ा सा मुश्किल बना देते हैं। क्लियर? लेकिन जो आज का सेशन है हमारे बेसिक से शुरू हो रहा है, तो इसमें मैं कुछ बहुत मुश्किल रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन नहीं पिक कर रहा हूं, एक इजी कॉम्प्रिहेंशन पिक कर रहा हूं जो आप इजीली जो है डिकोड कर पाएंगे, कॉम्प्रिहेंड कर पाएंगे। लेकिन हाँ, किसी भी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को तैयार करने के लिए आपको सबसे पहली चीज क्या करनी है, आपको अपनी रीडिंग हैबिट्स जो है उनको डेवलप करना है। रीडिंग हैबिट्स कैसे डेवलप करनी है आपने? बहुत से स्टूडेंट क्या करते हैं कि न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू कर देते हैं और वो कहते हैं कि यहां से हमारी रीडिंग हैबिट्स जो है डेवलप होगी। नहीं, सबसे पहली चीज आपको क्या करना है, आपको आईसीएसई की कोई भी बुक्स उठा लेनी है, चाहे वो 7th की है, 8th की है, 9th की है, 10th की है, किसी भी एक बुक को उठा लेंगे आप और उसको रीड करना रोज शुरू करेंगे। उसमें जो भी स्टोरीज हैं, जो भी लेसन्स हैं, जो भी प्रोज हैं, जो भी पोएम्स हैं, सब पढ़िए, सब पढ़िए। क्लियर? और उनमें जो आपको वोकैबुलरी देखने को मिलेगी वो आपके एग्जाम्स में काफी आपकी हेल्प करने वाली है। क्लियर? क्योंकि अगर आप आईसीएसई बोर्ड की 7th 8th 9th 10th की बुक्स अच्छे से पढ़ लेते हैं तो फिर आपके लिए वोकैबुलरी भी इजी हो जाएगी और सेकंड जो हमारा टारगेट है दैट इज रीडिंग हैबिट्स, वो भी आपकी डेवलप हो जाएंगी। क्लियर? अब रीडिंग हैबिट्स के फायदे क्या हैं? सबसे पहला फायदा ये है कि जब आप एग्जाम में बैठेंगे तो आप किसी भी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को कंपैरेटिवली जल्दी कर पा रहे होंगे। किससे? जो आपका कॉम्पिटिटर है जिसने रीडिंग हैबिट्स अपनी डेवलप नहीं की। क्लियर? अगर आप रीडिंग हैबिट डेवलप करके जाते हैं तो ऑब्वियसली आपकी जो कमांड है वो लैंग्वेज पे बनी हुई है, तो किसी भी पैराग्राफ को या किसी भी इंफॉर्मेशन को समझ पाना आपके लिए ज्यादा इजी हो जाएगा। क्लियर? दूसरी बात, आपकी जब भी रीडिंग हैबिट्स आप डेवलप करते हो तो आप जिस भी टेक्स्ट को पढ़ रहे हो उसमें कुछ वर्ड्स आपको ऐसे दिखाई देते हैं जो उनका मीनिंग आपको नहीं पता, तो आपके अंदर एक क्या है, एक क्यूरियोसिटी पैदा होती है कि यार मुझे जो है इसका मीनिंग जो है वो जानना है। तो वहां से आप क्या करते हैं, उनके मीनिंग को जानते 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 वो वर्ड्स आपको रिपीटिशन में दिखना जरूर शुरू हो जाते हैं, मतलब बार बार रिपीट हो रहे हैं। आपने एक वर्ड पढ़ा, वो फिर दोबारा आपको कहीं और दिखेगा, फिर कहीं और दिखेगा, फिर कहीं और दिखेगा, और वो आपके जो है वो मेमोरी में वो जो ऐड हो जाएगा, जो आपकी लैट डिवाइस है उसमें वो ऐड हो जाएगा। क्लियर? अब वहां पर जब ये ऐड हो गया तो आपकी वोकैबुलरी में आ चुका है और धीरे धीरे आपकी एक्टिव वोकैबुलरी में भी ऐड हो जाएगा। क्लियर? तो ऐसे क्या होगा, धीरे धीरे करते करते आपकी जो वोकैबुलरी है ये भी स्ट्रॉन्ग होगी। 2 पॉइंट स्ट्रॉन्ग हो गए। एक क्या हुआ आपका, एक रीडिंग हैबिट्स डेवलप हुई आपकी, और दूसरी क्या है, दूसरी क्या कि आपकी जो वोकैबुलरी है वो भी आपकी स्ट्रॉन्ग होगी। अब इससे फायदा क्या होगा, जब आपकी वोकैबुलरी और रीडिंग हैबिट्स दोनों ही स्ट्रॉन्ग होंगी तो आपका जो आई स्पैन है वो लार्ज हो जाएगा। लार्ज का मतलब क्या हुआ कि आप सारे वर्ड्स नहीं पढ़ेंगे, आप वहां से कुछ ही वर्ड्स पढ़कर उसका मीनिंग डिकोड कर लेंगे, है ना। जो आपकी पकड़ है वर्ड्स पर वो ज्यादा बेहतर हो जाएगी। क्लियर? जैसे ही आपका जो आई स्पैन है वो लार्ज होता है तो वहां से आप क्या करते हो, किसी भी कॉम्प्रिहेंशन को स्किम करना सीख जाते हो, उसमें से जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो आप बड़ी जल्दी समझ लेते हैं और आपको एक आइडिया मिल जाता है कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन कहना क्या चाह रहा है। इससे फायदा क्या होगा कि आपको बार बार रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन नहीं पढ़ना पड़ेगा, पहली बात। दूसरी बात क्या होगी कि अगर
कोई भी क्वेश्चन अगर आपको वहां देखने को मिलता है तो वो जो क्वेश्चन है वो आप रिटेन कर पाएंगे लॉन्ग टर्म तक। आपने एक क्वेश्चन पढ़ा, आपकी रीडिंग हैबिट्स अच्छी हैं, आपके दिमाग में बैठ के क्या उसने पूछा था, है ना, तो आप उस क्वेश्चन को रिटेन कर पाएंगे और जब आप पैराग्राफ पढ़ रहे होंगे तो आप उसको इजीली वहां पर ढूंढ पाएंगे। क्लियर? एक चीज ये हो गई। तीसरी चीज क्या है कि आपकी टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छी हो जाएगी। आप किसी भी पैसेज को बड़ी जल्दी कर पा रहे होंगे कंपैरेटिवली उन स्टूडेंट से जिन स्टूडेंट्स ने रीडिंग हैबिट्स अपनी डेवलप नहीं की। क्लियर? तो इससे क्या होगा कि आपके जो टाइम मैनेजमेंट है वो भी बहुत अच्छी हो जाएगी, आपका जो एक्यूरेसी लेवल है वो भी एक अच्छे पॉइंट पे चल जाएगा। और तीसरा सबसे बड़ा फायदा क्या है कि जो स्टूडेंट्स रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को इग्नोर करके चलेंगे आप उनको वहां पर इजीली कंपीट कर पाओगे और अपनी सिलेक्शन की तरफ बहुत आगे बढ़ोगे। क्लियर? और सबसे बड़ा फायदा क्या है कि जो रीडिंग हैबिट्स है वो आपके बाकी सेक्शंस में भी आपकी हेल्प करेंगी। ठीक है, चाहे वो आपका क्लोज टेस्ट है, चाहे वो आपके फिलिंग द ब्लैंक्स है, चाहे वो एरर डिटेक्शन है, वो हर जगह ही आपको फायदा देने वाली है। तो रीडिंग हैबिट्स जो है इसको आप अपनी एक ऐसी हैबिट बना लो, इसको अपनी हैबिट में लेकर आओ ताकि एक ऐसा पॉइंट बन जाए कि इसके बिना नींद ना आए, कि रोज कुछ ना कुछ मुझे पढ़ना ही है। क्लियर? तो चलिए शुरू करते हैं। रीडिंग हैबिट्स को डेवलप करने के साथ साथ हमें इस रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की प्रैक्टिस भी करनी है। तो चलिए शुरू करते हैं इस प्रैक्टिस को और देखते हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन क्या हमें समझाना चाह रहा है। तो सबसे पहले आपने जब स्टार्टिंग करनी है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की तो कैसे करनी है, आपने हर एक पैसेज को आसानी से मतलब तसल्ली से पढ़कर देखना है, जिसमें आपकी हड़बड़ाहट नहीं होनी चाहिए जल्दी जल्दी, क्योंकि जब हम शुरुआत करते हैं तो फिर बहुत छोटे से शुरुआत होती है और धीरे 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 हम आगे बढ़ते हैं। क्लियर? तो इसको पैसेज को अच्छे से समझेंगे, उसके बाद क्वेश्चंस पर जाएंगे और समझेंगे कि क्वेश्चन हमें याद रह रहे हैं या नहीं रह रहे हैं। हालांकि एग्जाम में आपने इस तरह से नहीं करना है क्योंकि अभी हमारे प्रैक्टिस सेशन शुरू हो रहा है, तो मैं अभी आपको बिल्कुल एक बेसिक से शुरू करवाऊंगा, बिल्कुल बच्चों की तरह हम चलेंगे। लेकिन एग्जाम में जो स्ट्रेटेजी रहेगी वो हम अपने आने वाली वीडियोस में डिस्कस करेंगे। क्लियर? तो आज बिल्कुल बिगिनर की तरह हम शुरू करेंगे, कभी नहीं पढ़ा, ना मैंने पढ़ा कभी, ना आपने पढ़ा, तो उसकी तरह शुरू करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि क्या ये कहना चाह रहे हैं। देखिए इसमें उसने कहा द नाइट आई अराइव्ड इन दिल्ली ऑन अ विजिट इन जनवरी 1996। ठीक है, कि वो 1996 में दिल्ली आया। ठीक है, द एलिवेटर एट द मोरा शेरेटन टुक अस अप टू द 12th फ्लोर इन अ ब्रीथ टेकिंग 6 और 7 सेकेंड। ठीक है, रिमार्केबल, आई कमेंटेड एडमायरिंगली टू द फ्रेंडली होटल एम्प्लॉय इन अ मरून साड़ी and business-like page boy haircut, who had draped a 3 kilogram marigold garland around my neck as I stepped across the threshold. अब उसने क्या कहा, देखिए यहां पर वो कहना चाह रहा है कि जब मैं 1996 में दिल्ली में उतरा, दिल्ली में पहुंचा, तो वहां पर मैंने क्या देखा कि वहां पर मोरिया शेरेटन जो है, ठीक है, उनके जो एलिवेटर थे, मतलब जो सीढ़ियां जो खुद चलती है, एलिवेटर है, आपको बेहतर पता होगा एलिवेटर क्या होते हैं। तो एलिवेटर ने मुझे कुल 6 और 7 सेकेंड्स में 12th फ्लोर पर ले गए। ब्रीथ टेकिंग मतलब कि मैं हैरान रह गया कि अच्छा इतनी जल्दी। ठीक है, तो मैंने ये भी कहा रिमार्केबल, उसने एक कमेंट करा कि रिमार्केबल, कि वाह यार क्या बात है, जैसे हम कह रहे थे ना हिंदी में कि क्या बात है। ठीक है, तो उसने ये कमेंट करा कि क्या बात है। किसको कहा? जो उसके साथ एक लेडी थी जिसने मरून साड़ी पहनी हुई थी और एक माला उसके गले में लटका दी थी। ठीक है, 3 किलोग्राम की माला जो थी, फूलों की माला जो थी उसके गले में लटका दी थी जब वो वहां पर पहुंचा था। ठीक है, उसने कहा वी कुडंट हैव असेंडेड फास्टर इन द यूएस ऑफ ए, यानी कि अगर वो कह रहा है कि अगर हम अमेरिका में होते तो शायद हम इससे ज्यादा फास्ट ऊपर नहीं आ पाते। देखिए she took my praise in stride as well she should have, और वो खुश हुई वहां पर। ठीक है, jet lagged after an 18-hour journey from New York, I had failed to notice that this was not some super fast new elevator technology that the Moria had brought to Delhi, but rather some highly creative labeling। यहां पर वो कहना चाह रहा है कि जब उसको वो जेट लैगिंग जो हो जाती है ना, कि मतलब जब हम एक बहुत लंबी फ्लाइट से एक ऐसी जगह से जहाँ का टाइम कुछ हो रहा है किसी दूसरी जगह चल जाए, है ना, मान लीजिए कि यहाँ पर हम क्या है कि यहाँ पर हम रात को सोते हैं। अब हमें इस समय सोने की आदत है, जब हम किसी भी कंट्री में चल जाएंगे तो हम जैसे ही ये समय हमें दिखेगा हम सोने की कोशिश करेंगे, हालांकि वहां पे बेशक दिन हो रहा हो, तो दैट इज कॉल्ड जेट लैगिंग, है ना। तो जेट लैगिंग की वजह से
वो चीज ये नोटिस ही नहीं कर पाया कि हम 12th फ्लोर पे नहीं आए हैं, हम आए किसी दूसरे फ्लोर पे, बस वहां पर जो 12th फ्लोर लिखा हुआ था उस एलिवेटर में, तो वो एलिवेटर की जो लेबलिंग थी वो गलत थी। ठीक है, मतलब मान लीजिए कि वो सेकंड फ्लोर पे गए हैं लेकिन लेबलिंग जो है वहां पे 12 लिखी हुई है, तो वो देख रहा है यार मैं 12th फ्लोर पे पहुंच गया, इतनी जल्दी पहुंच गया। ठीक है, उसने कहा कि यार वाह क्या बात है। तो यहां पर क्या होता है कि वो बाद में क्या करता है, वो रियलाइज कर रहा है यहां पर कि जो यहां पर मैं 12th फ्लोर पर नहीं पहुंचा हूं, जो लेबलिंग है वो ही गलत है ना। When I finally woke up and looked out my window, I realized that what the elevator buttons had called the 12th floor was in fact the second. मतलब जब वो उठा और उसने अपने विंडो से बाहर देखा तो उसको उसने रियलाइज किया कि ये तो सेकंड फ्लोर है ना। जो वहां पे 12th फ्लोर दिखा रहा था वो सेकंड फ्लोर था, इसका मतलब वो लेबलिंग गलत थी वहां पर, जो उसने लेबलिंग की हुई थी, मतलब जो 2 दिखाना चाहिए था उसको 12 वो वहां पर दिखा रहा था, इस वजह से उसको लगा कि यार इतनी जल्दी 12th फ्लोर पे पहुंच गए। ठीक। The gleaming Moria elevator had merely taken me for a ride and a shorter ride I had imagined. तो उसने कहा कि यार ये जो एलिवेटर थे ना, ठीक है, ये मेरे को एक शॉर्टर राइड पर ले गए, इतनी शॉर्ट राइड जो आज तक जितनी भी राइड्स थी उनमें से सबसे शॉर्टर राइड थी वो मैंने दी। ठीक है, I couldn't help the accusatory tone out of my voice the next time I ran into the maroon sari 12th floor. हाँ ठीक है, तो उसने क्या कहा कि I couldn't help the accusatory tone out of my voice the next time I ran into the maroon sari. मतलब जब भी वो मुझे दिखेगी, ठीक है, जब भी वो मुझे दिखाई दे मरून साड़ी में, जो मुझे दिखाई दे, तो मैं उस टोन को नहीं भूलूंगा जब उसने कहा था क्या 12th फ्लोर आह। ठीक है, तो ये जो था ये उसने जब कहा था। I said pointedly, I didn't think liberalization meant being liberal with the facts. She was surprised that I had taken offense. तो उसने ये कहा कि मुझे नहीं पता था कि लिबरलाइजेशन का मतलब होता है कि लिबरल होना, ठीक है, विद द फैक्ट्स, फैक्ट्स के साथ लिबरल होना। उसने कहा कि मुझे ये नहीं पता था कि लिबरलाइजेशन का मतलब होता है कि फैक्ट्स के साथ लिबरल होना। तो वो सरप्राइज हुई कि मैंने इस चीज को ऑफेंस लिया है, वो इस चीज को लेकर सरप्राइज हुई कि मैंने इस चीज को ऑफेंस लिया है। क्लियर। Our foreign visitors much prefer to think of themselves as being on 11th and 12th floor than the first और second floor. उसने क्या कहा कि जो हमारे फॉरेनर विजिटर्स हैं, ठीक है, वो इस चीज को ज्यादा प्रेफर करते हैं कि वो 11th या 12th फ्लोर पे हो रेदर देन फर्स्ट और सेकंड, मतलब फर्स्ट या सेकंड फ्लोर पे होने से ज्यादा प्रेफर वो 11th या 12th फ्लोर पर करते हैं। ठीक है। She replied with wide-eyed innocence, मतलब उसने ये चीज रिप्लाई करी, उसने ये कहा, ठीक है, and they don't look out of the windows that much, और वो विंडोज से बाहर नहीं देखते ज्यादा। ठीक है। Welcome, I thought, to the new India, an India I was discovering for the first time, an India of 5-star hotels, welcoming garlands and smooth talking hotel staff, where nothing is quite what it seems, not even the elevator buttons, where windows are not meant to be opened and appearances are the only reality. Clear? तो मतलब ये कह रहा है कि हाँ जी हम पहुंच गए, वेलकम टू द इंडिया, द न्यू इंडिया। ठीक है, जो भी न्यू इंडिया है, जिसमें इसने डिस्क्रिप्शन कुछ दिए हैं यहाँ पर इंडिया की। ठीक है, कि डिस्कवरिंग द फर्स्ट टाइम इन इंडिया ऑफ 5-star होटल्स, वेलकमिंग गार्लैंड्स एंड स्मूथ टॉकिंग होटल स्टाफ। ठीक है, तो इसके बारे में इसने बताया, तो इसने अपने एक्सपीरियंस को शेयर किया है। यानी कि ये जो पैसेज है ये नरेटिव है, जिसमें उसने अपनी एक स्टोरी बताई है कि ऐसे हुआ, फिर ऐसे हुआ, फिर ऐसे हुआ। तो ऐसे जो पैसेज रहेंगे, ठीक है, वो क्या रहेंगे, उनके टाइप जो रहेगी वो नरेटिव रहेगी। तो कभी अगर आपको क्वेश्चन आए कि ऐसे जो पैसेज जिसमें स्टोरी टेलिंग है, तो वो पैसेज कैसे होते हैं, उनका नेचर जो होता है वो नरेटिव नेचर होता है। क्लियर। अब उससे आगे बढ़ते हैं, इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन थे उनको समझते हैं। अब क्वेश्चन है, आफ्टर रीडिंग द लास्ट लाइन ऑफ द फर्स्ट पैराग्राफ वी कुडंट हैव असेंडेड फास्टर इन द यूएस ऑफ ए, which of the options do you think the author is most likely to agree with? ठीक है, तो वो इस लाइन से वो क्या समझाना चाह रहा है। 4 ऑप्शंस हमें दिए हैं कि वो कह रहा है कि हम यूएसए में से ज्यादा फास्टर नहीं होते। ठीक है, तो वो ऑथर इससे क्या समझाना चाह रहा है, वो कह रहा है विच ऑफ द ऑप्शंस डू यू थिंक द ऑथर इज मोस्ट लाइकली टू अग्री विद। किन ऑप्शन से अग्री कर रहा है कि इंडिया नेवर फेल्स टू सरप्राइज, इंडियंस हैव बीन ग्रेट इनोवेटर्स, foreigners are turning to India's technical advancement, it's a fact that India hasn't made significant progress। तो इसके बारे में उसने कोई बात ही नहीं की है इसमें, ना ही उसने इसके बारे में बात की है। ठीक है, और Indians have been great innovators, ये भी उसने कोई बात नहीं की। लेकिन हाँ, यहां से वो सरप्राइज तो हुआ था ना, तो यानी कि इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो कौन सा होगा, ए, कि इंडिया
नेवर फेल्स टू सरप्राइज, ये इसका राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एज यूज्ड इन द थर्ड पैराग्राफ द अंडरलाइंड वर्ड एक्यूजेटरी मोस्ट नियरली मीन्स ऑल ऑप्शंस एक्सेप्ट। मतलब एक्यूजेटरी जो वर्ड उन्होंने यूज करा था वो कह रहा है कि एक्यूजेटरी जो है एक वर्ड को छोड़कर, जो ऑप्शंस है इनमें से एक ऑप्शन को छोड़कर बाकी सारे ऑप्शन इससे सिमिलर हैं, लेकिन जो इससे सिमिलर नहीं है वो कौन सा है। तो देखिए यहां पर एक वर्ड यूलोजिस्टिक जो है आपको दिखाई दे रहा है, इसका मतलब होता है कि प्रेज करना। और एक्यूजेटरी का मतलब क्या होता है कि जब हम किसी को कहते हैं कि यार तूने ये गलत करा, जब हम किसी को रियलाइज करते हैं कि तूने ये जो काम करा ये गलत करा है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड एक्यूजेटरी। तो ये जो तीनों वर्ड है डिनंसिएटिव, क्रिमिनेट एंड सेंश्योरिंग, इनका मीनिंग भी यही होता है, मतलब इसके सिनोनिम्स है, लेकिन ये जो है इसका एंटोनिम है। मतलब इन्होंने घुमा के पूछा, लेकिन पूछा क्या है इन्होंने, एंटोनिम। तो इसका अगर एंटोनिम की बात की जाए तो इसका जो एंटोनिम है वो क्या है, वो यूलॉजिस्टिक जो है इसका एंटोनिम है, जिसका मतलब होता है किसी स्पीच में या किसी भी तरह से किसी की प्रेज करना। क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज इट कैन बी इन्फर्ड फ्रॉम द पैसेज दैट द ऑथर्स इंप्रेशन। ठीक है, पैसेज से क्या इन्फर किया जा सकता है, क्या समझा जा सकता है कि उसका जो इंप्रेशन था वो क्या था, कि ट्रांसग्रेसर्स फ्रॉम बीइंग प्राउड टू बीइंग इवन प्राउडर, कि वो प्राउड से और ज्यादा प्राउडर हो गया। ठीक है, प्लमिट्स फ्रॉम अ सेंस ऑफ प्राइड टू अ सेंस ऑफ डिसइल्यूशनमेंट, कि वो पहले वो प्राइड फील कर रहा था और उसको बाद में लगा कि ये तो मेरा वहम था। ठीक है, टेंड्स फ्रॉम द लेवल ऑफ डिसअपॉइंटमेंट टू अ लेवल ऑफ कंडेमनेशन, मतलब डिसअपॉइंटमेंट से कंडेम वो करने लग गया। ठीक है, रिमेन्स स्टेडफास्ट ऑन द थॉट्स ऑफ बीइंग एन इंडियन। ठीक है, तो यहां पर जो राइट ऑप्शन बनेगा वो ये बनेगा कि पहले उसने प्राइड फील कर रखी, यार मैं तो यूएसए में भी इतनी फास्ट नहीं पहुंच सकता जैसे इंडिया में पहुंच गया, लेकिन बाद में उसे पता लगा क्या कि ये तो मेरी गलती थी, इल्यूजन था। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या बन जाएगा, बी शुड बी योर राइट ऑप्शन। क्लियर। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है हमारा, नेक्स्ट ऑप्शन इज इन द लाइन टेकन मी फॉर अ राइड एंड अ शॉर्टर राइड आई हैड इमेजिन्ड, मींस इसका मतलब क्या हो जाएगा कि द एलिवेटर हैड टेकन देम वेरी स्विफ्टली, कि एलिवेटर जो है बड़ी स्विफ्टली लेके गए थे उनको, नहीं ऐसा तो था ही नहीं। ठीक है, क्योंकि वो तो उसका इल्यूजन था। द होटल वॉज ट्रीटिंग इट्स गेस्ट लाइक रॉयल्टीज, नहीं ऐसा भी कुछ नहीं था कि उसके वो ऐसा होटल वाले उसको ऐसा ट्रीट नहीं कर रहे थे, इस लाइन से इसका मतलब नहीं है। टेक्नोलॉजी हैड एडवांस्ड इन थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज, तो टेक्नोलॉजी तो एडवांसमेंट नहीं थी, ठीक है, लेकिन लोग जो थे वो इल्यूजन में थे, उनको ट्रिक किया जा रहा था। ठीक है, जैसे 12 फ्लोर लिखा हुआ था, तो एक्चुअली यहां पे देखिए अगर आप थोड़ी सी बात समझ पाएंगे तो जो 12th फ्लोर था ना वो एक्चुअली लेबलिंग जो थी वो गलत जानबूझ के की गई थी, क्योंकि जो हमारे उन्होंने कहा कि जो हमारे फॉरेन विजिटर्स होते हैं ना वो 11th या 12th फ्लोर पे जाना पसंद करते हैं बजाय उसके कई फर्स्ट या सेकंड फ्लोर के, तो इस करके वहां पर जो 12th फ्लोर था उसको पागल बनाया जाता है। ठीक है, तो यहां से उसने क्या कहा कि जो पीपल वर बीइंग हुडविंक्ड, ठीक है, इससे वो ये कहना चाह रहा है टेकन मी फॉर अ राइड एंड अ शॉर्टर राइड आई हैड इमेजिन्ड। ठीक है, तो ये हुडविंक्ड किया जा रहा है, हुडविंक्ड का मतलब ट्रिक किया जा रहा था, उन्हें बेवकूफ बनाया जा रहा था, पागल बनाया जा रहा था। क्लियर। द टोन ऑफ द पैसेज कुड बी समड अप टू पेंसिव एंड रिमोर्सफुल, मतलब दुख से भरी हुई। ठीक है, मैटर ऑफ फैक्ट एंड सॉम्बर, मतलब पछतावे से भरी हुई। ह्यूमरस एंड इफेक्टिव, मतलब मजाकिया और रिफ्लेक्टिव है, कुछ रिफ्लेक्ट कर रही है वो, हाँ जैसे कि इंडिया की इमेज रिफ्लेक्ट कर रही थी। फिर एंड क्रिटिकल, मतलब गुस्से से भरी है, एंड क्रिटिकल नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा वो ह्यूमरस थी, हंसी वाली थी, और रिफ्लेक्टिव भी थी, क्योंकि उसको पागल बनाया जा रहा था वहां पे। ठीक है, कि 12वें फ्लोर पे पहुंच गए और वो एक्चुअली सेकंड फ्लोर पे थे, तो हुडविंग किया जा रहा था उन्हें। तो ये जो इसका राइट आंसर बनेगा वो कि ये ह्यूमरस भी था और रिफ्लेक्टिव था, इसमें इंडिया की इमेज को रिफ्लेक्ट किया जा रहा है, या फिर उस होटल की या फिर हमारा जो एटमॉस्फेयर है, एनवायरमेंट है, उसको रिफ्लेक्ट किया जा रहा था। क्लियर। तो आप लोगों ने क्या करना है, देखिए ये तो एक हमारी प्रैक्टिस थी, लेकिन आप लोगों ने क्या करना है कि जब भी कोई भी क्वेश्चन आपके सामने आएगा तो आप उस क्वेश्चन को बार बार जाकर देखेंगे और जाकर फिर से उस पैराग्राफ पर जाकर उसका मीनिंग जो है इसको डिकोड करने की कोशिश करेंगे, फिर उस पे जाएंगे। स्टार्टिंग में आपने ऐसे करना है। क्लियर। और सबसे बड़ी बात जो है अपनी वोकैबुलरी आप इंप्रूव करेंगे, और साथ ही साथ में आप क्या करेंगे, वोकैबुलरी के साथ साथ आप क्या करेंगे, अपनी रीडिंग हैबिट्स डेवलप करेंगे। अगर आप ये दोनों काम करना शुरू कर देते हैं तो आपके लिए जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है वो एक इजी टास्क बन जाएगा। क्लियर। क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, ये तो हम शुरू से सुनते ही आए हैं, और इस चीज को आप अप्लाई भी करके देखो, ये बात बिल्कुल सही साबित होगी। क्लियर। तो मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में कुछ नए टॉपिक्स के साथ, कुछ नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए अच्छे से पढ़े। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे। बाय।